तो सही बच्चे इस क्लास में जुड़िए और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी क्लास 10th में बच्चे हैं, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 का तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, कोई भी साधन उनके पास नहीं है, तो प्यारे बच्चे आप सही जगह पे आए हैं। आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दिया जाता है और उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, और प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलता है। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चे आपको यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। प्यारे बच्चे आपका सामाजिक विज्ञान से ये क्लास स्टार्ट किया गया है। सामाजिक विज्ञान में टोटल 5 विषय पढ़ने होते हैं, जिसमें से आपका पहला विषय आता है इतिहास। इतिहास मैंने स्टार्ट किया है। इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। आज जो ये वीडियो होने वाला है, तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले प्यारे बच्चे हम यहाँ पे आपको पहला वीडियो, दूसरा वीडियो में कुछ अभ्यास क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक बच्चे इस वीडियो के नीचे डाल दिए हैं, आप लोग जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बच्चे कल की वीडियो में हम सबने अति लघु तरीय प्रश्न, और प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे लघु तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाता है, वो हम पूरी अच्छी तरह से बच्चे कंप्लीट करवा चुके हैं। आज की वीडियो जो होने वाला है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर होने वाले हैं, जिसमें से 5 प्रश्न दिए गए हैं और बच्चे यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कितना नंबर का आता है? तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन जो होता है आपका 4 अंक का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे जितना हम क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं वो 4 अंक का क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिएगा, क्योंकि जो भी मैं आंसर बताऊंगा उसको प्यारे बच्चे अच्छी तरह से समझिएगा और अपने कॉपी पेन नोट करिएगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ आप लोग जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये काम आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले ये समझते हैं कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न दिया गया है ना मेरे प्यारे लाडलो, उसमें कहा गया है लगभग 150 शब्दों में उत्तर दें। अब 150 शब्द है तो आंसर थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये 4 अंक की क्वेश्चन है, राइट ना। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, आपका यहाँ पे आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से कहा गया है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गौरीवाल्टी के योगदानों को बताएं। किसका किसका योगदान बताना है? मेजनी का योगदान बताना है, काबूर का योगदान बताना है और बच्चे गौरीवाल्टी का योगदान बताना है। आइए बच्चे इस प्रश्न का हम आपको आंसर बताते हैं। बच्चे देखिए, इसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से लिखिएगा और समझ में भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इटली के एकीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण के मतलब होता है, एकीकरण के मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ जुड़ना, एक साथ जुड़ना, एक साथ जुड़ना को ही कहते हैं एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में सबसे पहले दिया गया है मेजनी, उसके बाद यह है काबूल और गौरीवाल्टी। 3 व्यक्ति जो है इनका योगदान बताना है। प्यारे मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गौरीवाल्टी के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन को अगर आंसर हम लोग लिखेंगे तो हम सबका पूरा में पूरा नंबर प्यारे बच्चे मिलने वाला है। यानी क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान, जिसमें से बच्चे बताना है सबसे पहले मेजनी के बारे में। मेजनी ने यंग इटली नामक एक गठन की स्थापना की। बच्चे याद रखना, मेजनी ने क्या किया? तो यंग इटली नाम का एक संगठन की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य इटली को एकजुट करना था। इटली को क्या करना था? एकजुट करना था, यानी एकीकरण करना था। एकीकरण करने के लिए ही जो था मेजनी, वो क्या किया था? यंग इटली नाम का क्या किया था? संगठन बनाया था। ठीक है, ताकि इटली के जो लोग हैं वो एकजुट हो सके। उन्होंने कई विद्रोह में भाग लिया और इटली के एकीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मतलब जो मेजनी था ना, इटली के एकीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, यानी कितना बार वो जो है अन्य विद्रोहों में भी भाग लिया। विद्रोह यानी क्या होता है? लड़ाई होता है, आंदोलन होता है। उन्होंने इटली को एक करने के लिए बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया और इटली के एकीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इटली को एक साथ करके हम रहेंगे। प्यारे मित्रों, आपको समझ में आ गया, मेजनी ने इटली के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या कर दिया? जीवन तक समर्पित कर दिया। मर जाएंगे लेकिन इटली को एक साथ करेंगे। ठीक है, ये रहा मेजनी के योगदान। अब प्यारे बच्चे आइए हम आते हैं काबूर पे। काबूर ने सोडियन के राजा विक्टर एमेनुअल
के साथ मिलकर इटली के एकीकरण के लिए काम किया। काबूर अकेले काम नहीं किया, काबीर अकेले काम नहीं किया, किसके साथ किया? वो क्या बोलते हैं, सार्डिनिया के राजा जो है विक्टर एमेनुअल, इनके साथ मिलकर के वो काम किया। काम क्या करना था? इटली के एकीकरण करना था, यानी एकजुट काम, ठीक, एकजुट करना था। इस पर जो है वो मिलकर काम किया। उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में सार्डिनिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चे ये इसका क्या था? कार्य था। उसके बाद बच्चे देखिए आपका तीसरा होता है गौड़ीवाल्टी। तो गौड़ीवाल्टी ने अपनी सेना के साथ दक्षिणी इटली में ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी गौड़ीवाल्टी भी क्या किया सकता है कि इटली के लिए क्या करता है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कर लेता है? लड़ाई लड़ जाता है। इतना ही नहीं, और कहा गया है और कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की। कई बार जो है उन्होंने इटली के लिए लड़ाई लड़ा, कई बार उन्होंने जीत भी हासिल किया। उनकी जीत ने इटली के एकीकरण को गति प्रदान की, यानी इटली के एकीकरण को करने में बहुत ही ज्यादा योगदान मिला। इन तीनों नेताओं के प्रयास से इटली एकजुट हुआ। बहुत इन्होंने प्रयास किया, तब जाके इटली जो है एकजुट हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। प्यारे मित्रों, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आपको इतना उम्मीद जताता हूं। अगर कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी इस प्रश्न का आंसर आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपने कॉपी पे लिख सके। उसके बाद बच्चे आइए हम देखते हैं आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जर्मनी के एकीकरण, यानी जर्मनी जो था उसको एकीकरण का मतलब एक साथ करने के लिए बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, यानी बिस्मार्क जो था उसका भूमिका का वर्णन करना है। देखिए अभी हम लोग इटली का एकीकरण किए, उसमें 3 व्यक्ति का योगदानों को देखें कि क्या योगदान यानी क्या भूमिका था। अब बच्चे हम सबको क्या करना है? जर्मनी को एकीकरण करना है और ये एकीकरण करने में बिस्मार्क की भूमिका बताना है। तो आइए बच्चे इस प्रश्न को हम लोग आंसर को देखते हैं। प्यारे मित्रों, आंसर बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आंसर जो है ना मैं खुद से लिखा हूं, मैं इसको खुद से लिखा हूं, बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत लगा प्यारे बच्चे इसको लिखने में, ठीक है। देखिए आंसर कितना आसान है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, पूरा के पूरा जो है ना कि कॉपी चेक करने वाला आपका नंबर देगा प्यारे बच्चे, ठीक है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्या भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार थे। जर्मनी जो था, बिस्मार्क जो था वो कहा कि जर्मनी के एकीकरण की क्या था? प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने प्रशिया के राजा विलियम प्रथम के साथ मिलकर जर्मनी के एकीकरण के लिए काम किया। बिस्मार्क जो थे वो अकेले काम नहीं किए, वो जो प्रशिया के राजा विलियम थे ना, वो विलियम प्रथम के साथ मिलकर के और जर्मनी को एकीकरण के लिए काम किया। दोनों लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए और एकजुट होकर के कहें कि अब हम सब एक साथ हो जाएंगे ना तो आराम से यहाँ हम लोग जर्मनी को एक साथ कर सकते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने एक साथ मिलकर के क्या किया? काम किया, ठीक है। किसने किसने एक साथ हुआ? तो क्या बोलते हैं? बिस्मार्क ने, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? विलियम ने। किसने? विलियम ने, याद रखिएगा। उसके बाद बच्चे लिखना है आपको कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्धों की रणनीति बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर 3 युद्ध अगर हम लड़ेंगे तो जर्मनी को जो हम एक साथ कर सकते हैं, और उसका उन्होंने क्या बनाया? रणनीति बनाया। पहला क्या है? डेनमार्क के साथ युद्ध। क्या है? डेनमार्क के साथ युद्ध। और ये डेनमार्क का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1864 ईस्वी में लड़ा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि डेनमार्क के साथ जो युद्ध थी, डेनमार्क का जो युद्ध हुआ कब हुआ था? 1864 ईस्वी में बच्चे, 1864 ईस्वी में हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा युद्ध था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध ये 1866 ईस्वी में लड़ा गया था। और फ्रांस के साथ युद्ध जो 1 साल तक चला था, 1870 से 71 ईस्वी तक, ठीक है। ये 3 युद्ध का उन्होंने क्या बनाया था? एक रणनीति बनाया था। और बनाया था किसने? बिस्मार्क ने बनाया था। क्यों बनाया था? तो बच्चे यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बनाया था। उम्मीद करते हैं बातों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चे अब आइए इसको हम नीचे में पढ़ लेते हैं। बच्चे नीचे लिखा गया है कि इन युद्धों में एशिया के जीत ने
जर्मनी के एकीकरण को गति प्रदान की। यानी कि पहले से बात करते हैं तो यानी कि इस युद्ध में जो प्रशिया लिखा है ना, प्रशिया के जीत में जर्मनी के एकीकरण को गति प्रदान की, क्योंकि प्रशिया के जो राजा थे वो भी क्या थे, बिस्मार्क के साथ ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, प्रशिया की जीत हो गया और जर्मनी को एक साथ होने में बहुत ज्यादा क्या मिला, यहाँ पर मदद मिला। इसलिए लिखा गया है कि जर्मनी के एकीकरण की गति प्रदान की। बिस्मार्क ने जर्मन राज्यों को एकजुट करने के लिए रणनीति और कूटनीति तरीकों का भी उपयोग किया। यानी जो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो बिस्मार्क था ना, वो जर्मनी राज्य को एकजुट करने के लिए वो रणनीति का उपयोग तो करवे किया, उसके साथ साथ कूटनीतिक तरीकों का भी उन्होंने उपयोग किया। बहुत अपनी तरफ से बिस्मार्क बहुत मेहनत किया ताकि किसी तरह से जो है जर्मनी को एकजुट किया जा सके। अंतिम में लिख देना है कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 1831 में क्या हुआ, जर्मनी जो है अच्छी तरह से आजाद हो चुका था, एक साथ हो चुका था। जर्मनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जब आजाद हुआ तब क्या हुआ, जर्मनी साम्राज्य की स्थापना हुई। बिस्मार्क जर्मनी से पहले चांसलर बने जर्मनी, क्योंकि बिस्मार्क बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि बिस्मार्क ने आजाद करने के लिए, इसको स्वतंत्र करने के लिए अलग अलग रणनीति कूटनीति बनाया, अलग अलग युद्ध लड़ा, तब जाकर के जर्मनी आजाद हुआ। जब आजाद हुआ तब भाई ये तो जर्मनी वाले लोगों को एक क्या बोलते हैं, मौका मिलता है बिस्मार्क को कुछ बनाने के लिए, तो वहां के क्या होता है, चांसलर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, चांसलर बना देते हैं लोग। और उन्होंने जर्मनी को एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना प्यार बच्चे लिखना है, आपको चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात और, पूरा यूट्यूब पर खोज लीजिए, ऐसा आपको आंसर कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी नाम पर प्यार बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10th के सभी विषयों की तैयारी आपको करवाए जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। प्यारे बच्चे मैं आपको इस विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग क्या है ना, ऑफलाइन वाले टीचर है, हम लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, और ऑफलाइन में रिजल्ट प्यारे बच्चे सुनिएगा तो हिल जाइएगा, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, बच्चे ही खुद अपने मुंहों से बताएंगे, ठीक है। बच्चे का रिजल्ट जो है ना 400 से भी अधिक, 450, 420, 35 ऐसे करके मतलब बहुत सारे बच्चे को रिजल्ट आता है, ठीक है। आप भी अगर चाहते हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आए ना, तो एक जगह पे शांति ढंग से पढ़ाई कीजिए, आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। और वो जगह है प्यारे बच्चे आपका मिस्टर बबलू सर का यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चे देखिए, आपका तीसरा प्रश्न जो दिया गया है उसमें कहा गया है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले पूछा गया है राष्ट्रवाद के उदय पूछा है, उदय के कारण और प्रभाव की चर्चा पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग जो जवाब देंगे वो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर हम लोग जवाब देने वाले हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिख करके प्यारे बच्चे क्या करने वाले हैं, हम लोग डैश लगा देने वाले हैं। देखिए इसका कारण क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण नंबर 1, इसमें बच्चे कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति बच्चे हुआ था, जिसमें से बच्चों को लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया और लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक किया। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, क्रांति का मतलब आंदोलन, ठीक है। एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था कि देखिए राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा, यानी राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देना, ताकि लोग जो है ना अपने देश के प्रति जागरूक हो सके कि हाँ हमारे देश के प्रति जागरूक होने का समय आ गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होता है, आपका सेकेंड होता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, इस क्रांति से क्या फायदा होता है कि औद्योगिक क्रांति ने एक नए उद्योगों और व्यवस्थाओं को जन्म दिया, जिससे लोगों को अपने देश के साथ जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद बच्चे यहाँ पर हुआ था आपका शिक्षा और साहित्य। इसमें बच्चे आप लोग लिखिएगा, शिक्षा और साहित्य ने लोगों को अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया, जिससे राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा मिला, ठीक है। क्योंकि बच्चों हाँ शिक्षा भी जरूरत था, लोगों को जागरूक करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति किया गया, औद्योगिक क्रांति किया गया, ताकि लोग एक साथ जुड़ सके और अपने
कोई भी अवसर प्रदान कर सके। उसके बाद बच्चे वहां के लोगों को शिक्षा भी मिलेगा ताकि वहां के इतिहास और पुराने संस्कृति के बारे में पता चल सके। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन में बच्चे कहा गया है यहाँ पे प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रवाद के प्रभाव बच्चे आइए हम लोग यहाँ लिख लेंगे। बच्चे राष्ट्रवाद की क्या करना है, अगर फेयर के कॉपी में लिखेंगे तो राष्ट्रवाद के प्रभाव लिख करके आप लोग डैश देंगे, ठीक है। उसी में चलो लिखिएगा एकीकरण और स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद ने कई देशों को एकीकरण और स्वतंत्रता की प्राप्ति में मदद की। राष्ट्रवाद ने कई देशों को एकीकरण और स्वतंत्रता की प्राप्ति में मदद की। एकीकरण के मतलब होता है एकजुट करना और स्वतंत्रता के मतलब होता है आजादी। तो ये दोनों के लिए क्या है, एकीकरण करने के लिए और आजादी करने के लिए बहुत ज्यादा मदद की। पहला हो गया सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान। उसमें लिखना है कि राष्ट्रवाद के लोगों को अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया। उसके बाद बच्चे आपको लिख लेना है राजनीति और आर्थिक विकास। इसमें लिखना है राष्ट्रवाद ने कई देशों में राजनीति और आर्थिक विकास का बढ़ावा दिया। बच्चे बस ये सिंपल आंसर है, आप लोग लिख लीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे देखिए आपका चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। यानी जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ था ना उसका विवरण देना है, उसके बारे में बताना है। सो बच्चे आइए इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। बच्चे आंसर को कैसे लिखेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में हुई। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुई एक महत्वपूर्ण घटना थी। जो ये क्रांति हुआ था वो फ्रांस में हुआ था और एक महत्वपूर्ण घटना था जिसने फ्रांस के इतिहास को बदल दिया। ये ऐसा क्रांति था प्यारे बच्चे कि पूरा फ्रांस के इतिहास को ही बदल दिया। सोचिए कि कितना बड़ा क्रांति हो सकता है जो इतिहास को बदल दे। आप अमेजिंग करके देखिए कि कितना बड़ा वो क्रांति हो सकता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम को गद्दी से उतार दिया गया और लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया। जब इतिहास फ्रांस के बदल गया तब एक और हुआ कि इस क्रांति के परिणाम से वहां जो परिणाम हुआ, जो रिजल्ट हुआ एक ही हुआ बच्चे। वहां चार्ल्स जो थे दसम, उनको गद्दी पर से उतार दिया गया। कहा गया अब उतर जाइए, आपसे फ्रांस अब नहीं चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप तो इतिहास बदलवा दे रहे हैं। और बच्चे वहां लुई फिलिप को नया राजा बना दिया गया कि आप ही के हाथ में फ्रांस के पूरा इतिहास है, पूरा यहाँ पर संस्कृति के है, आप देखिए, नहीं तो फ्रांस में और क्या क्या हो सकता है। इसीलिए वहां पर लुई फिलिप को नया राजा बना दिया गया प्यारे बच्चों। अब उसमें क्या लिखना है चार्ल्स दसम की नीतियों ने इस क्रांति को जन्म दिया। उनका ये नीति था कि इस क्रांति का जन्म दिया। वह कट्टर राजसत्तावादी था। कट्टर क्या था, राजसत्तावादी था, बस वो राज करने के लिए जानता था और क्रांति के विरोध था। क्रांति क्या था, विरुद्ध था। उसने कैथोलिक चर्च को राज्य का धर्म घोषित किया और जेसुइट लोगों को फिर से फ्रांस में आने की अनुमति दी। कहा कि कोई बात नहीं, आ जाओ, फ्रांस में आ जाओ। जो लोग फ्रांस में लोगों को भगा रहे हैं, जो लोग फ्रांस के इतिहास को चेंज कर दे रहे हैं, ये जो था व्यक्ति जिसका नाम था चार्ल्स दसम, वो उन लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहा था। बताओ, दर्द तो होगा ना बच्चे। उसने सामंतों को विशेष सुविधा दी और क्रांति के सिद्धांत की अवहेलना की। बच्चे ये लिखने हैं। और प्यारे बच्चे बस थोड़ा सा और लिख देना कि इन नीतियों से फ्रांस की जनता नाराज हो गई और उन्हें विद्रोह किया। 27 जुलाई 1830 को पेरिस में विद्रोह शुरू हुआ और 3 दिनों में चार्ल्स दसम को गद्दी से उतार दिया गया। लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया और फ्रांस को एक नई युग की शुरुआत हुई। नहीं तो प्यारे बच्चे आप लोग सोच के देखिए, क्योंकि ये सोचने का विषय है कि अगर चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा रहता
तो आज फ्रांस जो होता है कईयों भागों में टूट जाता और वह एक गुलाम देश बन जाता प्यारे बच्चे। लेकिन अच्छा हुआ कि उसको राजगद्दी पर से उतार दिया गया, मार के खेत दिया गया और वहां का नया राजा लुई फिलिप को बनाया गया। और ये बने तो बहुत कुछ बदलाव भी किए। जो फ्रांस में लोग बाहर देश से आके रह रहे थे उनको मना किया गया, रोका गया, अलग अलग नियम बनाए गए और अलग अलग कानून बनाया गया। ठीक है, तब जाकर के फ्रांस में एक नई युग की शुरुआत हुई प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चे इस पार्ट से है। वो क्वेश्चन है बच्चे कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत यानी उदय? तो बच्चे बताना है 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था? तुर्की। ठीक है, यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनानियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू किया और 1821 में अलेक्जेंडर चीप सिलांटी ने नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह को यूरोपीय शक्तियों का समर्थन मिला, जिसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे। और बच्चे लिख लेना है कि इन शक्तियों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध में यूनानियों का समर्थन किया और 1829 एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसमें तुर्की ने यूनान की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और बबेरियों के शासन यानी ओटो को यूनान का राजा बनाया गया। बच्चों अब आपका क्या होता है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे जो आपको पूरी तरह से समाप्त होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चे इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना था आपको मैंने बता दिया है। ये चैप्टर में प्यारे बच्चों आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वर्ग परिचय, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसको पढ़ने से कोई भी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सबका एक ही टारगेट है 2026 बिहार बोर्ड क्लास 10th में 450 अंक लाना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चनों का आंसर समझ में आ गया होगा। जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे हैं, अभी चाहते हो बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चे एक बेहतर रिजल्ट लाना, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए कोई ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन रकम तो देने पड़ेगी ना, आपको कुछ नहीं है, वो रकम है 0 रुपया। यानी चैनल को फ्री में बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। प्यारे मित्रों अगर हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे आपके जो यहाँ पर बच्चे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए गए थे, टोटल 12 क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, इसको मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बच्चे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसे भी मैंने बता दिया है। और यहाँ मिलान करने वाले क्वेश्चन है बच्चे आपको, इसको भी मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ से बच्चे यहाँ से 12 ऑब्जेक्टिव आपको बनने वाले हैं। उसके बाद बच्चे आपको ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 20 शब्दों में देना था और लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको 60 शब्दों में देना था, और ये बच्चे आपको 2 अंक का एग्जाम 2 अंक का जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने इसे भी बता दिया। और प्यारे बच्चे आप आज आपको बच्चे यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया और ये चैप्टर प्यारे बच्चे आपका पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चे यूरोप में राष्ट्रवाद ये चैप्टर था इतिहास का। अब प्यारे बच्चे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका 2nd नंबर चैप्टर। तो प्यारे मित्रों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। कोई प्रकार की अगर समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।